और जो सत्ता में विधायक रहे वो ही कुछ नहीं कर पाए। आपकी पार्टी ने अभी एआई समिट हुई थी जिसमें विदेश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग आए हुए थे, लेकिन वहां आपकी पार्टी के लोगों ने नंगा नाच किया है। अब मीडिया सब उन्हीं की है, वो जैसा कहते हैं वैसा होता है। राहुल गांधी जी जैसा लीडर, निडर लीडर, सीधा बोलने वाला लीडर भारत वर्ष में केवल एक ही है, वो है राहुल गांधी। पिछली बार लाडली बहनाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अभी बहुत सारे मेरे पास से लोग आ रहे हैं कि उनकी वृद्धावस्था की पेंशन बंद कर दी है। मेरा नाम है विनायक शर्मा और आज हमारे बीच में मौजूद है अशोक नगर के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद में राजनीति की दुनिया में कदम रखा, श्री हरि बाबू राय जी। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जनता की आवाज में। हरि बाबू राय जी वर्तमान में अशोकनगर विधानसभा से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, हमारी जनता जानना चाहती है कि आपने अपनी सिविल इंजीनियर को 33 वर्ष दिए, उसके बाद में आपकी ऐसी क्या सोच थी कि आप राजनीति में आए, ना कि आपने रिटायरमेंट लिया? मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 85 में मैंने बी सिविल से डिग्री की MITS ग्वालियर से, और इसके बाद मैंने 23.5 साल शासकीय सेवाओं में व्यतीत किया एज एन इंजीनियर। इसके घटनाक्रम ये हुआ कि मेरे बड़े भाई इस दौरान कैंसर से मतलब वो एक्सपायर हो गए, और फिर मुझे यहाँ नौकरी छोड़ के आना पड़ा। BRS ले लिया मैंने, और यहाँ आने के बाद में सामाजिक कामों में लगा रहा। मेरा कोई राजनीति से इस समय लेना देना नहीं था। धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में करते करते क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2017 में शामिल कर लिया, और फिर मैं पार्टी में कुछ जिम्मेदारियां जो मुझे दी जाती थी मैं उनको निभाता रहा, काम करता रहा, और मेरा जिले में, तहसील में, हर जगह लोगों से परिचय हुआ। इसके बाद 2020 में जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो उस वक्त बहुत सारे विधायक, करीब 22 से लेकर 27 तक धीरे धीरे हो गए थे, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए, और मैं उस पार्टी में था जो दीनदयाल जी के उस पर चलती थी, सिद्धांत पर, उनके विचारों के सिद्धांत पर। वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब जो खरीद फरोख्त के या जैसी बातें चली थी, आए थे, तो मेरा मन खराब हो गया और मैं घर बैठ गया। इसी दौरान मुझे कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेतृत्व है उनके यहाँ से मुझे बुलावा आने लगा कि मैं कांग्रेस में आ जाऊं, तो वो मुझे मतलब वो कर लेंगे कि मुझे मौका देंगे। मैंने बहुत दिनों तक सोचा कि ना जाऊं, पर मुझ पर कुछ इधर उधर के दबाव आने लगे और मैं चला गया। इसके बाद मुझे 2023 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। मैंने कोई टिकट का प्रयास नहीं किया, पर हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने मुझे दे दिया। जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर था ही, पहले से ही था, और उनका भी ये सोच था कि यदि तुम्हें टिकट मिल जाएगा तो हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, जिता ही लेंगे। ये भरोसा था मुझे, और इसी भरोसे के साथ मैं चुनाव में आया। मुझे चुनाव लड़ना भी नहीं आता, मैं तो कभी पंच भी नहीं बना, ना मैंने कभी चुनाव लड़ा, पर भरोसा मेरा इतना ज्यादा था जनमानस पर, उनके आशीर्वाद पर, कि मैं चुनाव में नहीं हार पाऊंगा। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण जनता है, तो परिणाम भी वैसे ही आए। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और बस ऐसा ही मान लीजिए कि ऐसा होते करते मुझे जनप्रतिनिधि बनाया। मैं जनता जनार्दन का हृदय से आभारी हूँ, और बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप पे अभी भारी दबाव आया, तो वो दबाव क्या था ऐसा कि जो आपको कांग्रेस में शामिल होने पर मजबूर होना मेरे पड़ा? पर दबाव ये आया कि मेरे नातेदार, मेरे रिश्तेदार, मेरे शुभचिंतक और जनता जनार्दन ने मुझसे कहा कि जब कांग्रेस पार्टी आपको आमंत्रित कर रही है तो आप जिस पार्टी में जाएंगे हम आपको वहीं जिताएंगे। बस यही दबाव था, और इस कारण से बीजेपी में आपके कोई मनभेद हुए थे या? आज भी नहीं, आज भी मेरे उनसे वही संबंध है, वही व्यक्तिगत संबंध है। एकदम मुझे
कहीं कोई आज भी उनसे मेरा कोई ना मनभेद है, ना मतभेद है, और ना मेरी ऐसी विचारधारा है, ना मेरा ऐसा नेचर है। मुझे सबका बड़ा प्रेम भाव है, सबका आशीर्वाद है। हमारे सुनने में आया था कांग्रेस पार्टी ने जब आपको टिकट दिया तब आपके ही पार्टी के लोगों ने आपका विरोध किया था। ये ऐसा क्यों हमें मतलब सुनने में आया? क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता होते हैं, वो स्वाभाविक ये बनता है कि उन्हें लगता है कि ये हमारे पास आ गया, अब हमारा हक, ऐसा रहता है। पर मेरा विरोध किया था, ये बात सही है, टिकट वालों ने किया था, आम लोगों ने नहीं किया था। जो हम 12-14 लोग टिकट मांग रहे थे तो सभी लोग मेरे विरोध में थे और मैं अकेला था। मैं टिकट मांगने भी नहीं गया, वही जाकर के विरोध किया करते थे। वही बात नहीं, ये तो होता है, टिकट मांगते वक्त सब एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मैं उसे विरोध नहीं मानता, वो टिकट का विरोध था। टिकट मिलने के बाद सबने मेरा साथ दिया और सबका आशीर्वाद मुझे मिला। जो विरोध कर रहे थे उनका भी मिला है, ऐसी बात है। ये सवाल है आपसे कि हम देखते हैं कि हर जगह पे सरकारी अस्पतालों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। अशोना की सरकारी अस्पतालों की हालत भी हमने कुछ ऐसी ही पाई है। सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा ही गंभीर केस होने पर भोपाल या ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। तो आप कब तक यहाँ की स्थिति बेहतर बनाएंगे? इस बात को भी मैंने बार बार उठाया, विधानसभा में भी लगाया। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, जो लोगों की जिंदगी से सीधा का सीधा ताल्लुकात रखता है। और वास्तव में जैसा आपने कहा कि कुछ लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं जब वो गंभीर दुर्घटनाओं से या गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, और उनको जब कहा जाता है कि भोपाल रेफर किया जाता है शासकीय अस्पताल से, फिर वहां से भी कहीं भी जैसा भी करे, तो ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ की विडंबना है। अभी क्योंकि ये जिला अस्पताल थी, बहुत छोटी थी, और यहाँ पर मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई, अस्पताल की अव्यवस्था फैलती चली गई है। अस्पताल के अंदर पूरा स्टाफ भी नहीं है, लगभग 75% स्टाफ है तो 25% कम है। यहाँ बगल में एक साड़ोरा हमारा सामुदायिक भवन है अस्पताल का, वहां पे एक महिला नर्स, वो महिला डॉक्टर नहीं है, तो महिलाओं के लिए वास्तव में इतनी दिक्कत होती है, कभी डिलीवरी या महिलाओं से संबंधित कभी बीमारी हो जाए, तो व्यवस्थाएं तो बहुत खराब हैं। और ये जब से आउटसोर्स का सिस्टम चल गया है, आप ये बताइए, आउटसोर्स से ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई है। 18,000 रुपए की वेतन में से वो 12,000 रुपए देते हैं, बीच में नहीं देते। 100 आदमियों का पंजीकरण पे ठेकेदारी लेते हैं और 60 आदमी लगाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जब हमें सरकार पैसा देती है 18,000, तो सरकार सीधे ही इन्हें क्यों वो नहीं कर लेती, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर लेती, उन्हें शासकीय सेवक क्यों नहीं घोषित कर देती। ये ठेकेदारी प्रथा बंद कर देना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ जितने भी विभाग ये आउटसोर्स से चल रहे हैं, ये सुधर सकते हैं, और जो काम करने वाले वर्कर है उन्हें अपनी लाइफ से वो दिख सकती है। अब बताइए, युवा एक अनपढ़ ठेकेदार कंपनी का मालिक या उसके कारिंदे पीएचडी, इंजीनियरिंग, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण किए हुए जो हमारे युवा बेरोजगार है, इन पर हुकूक चलाते हैं, उनसे अर्दली कराते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उन्हें पूरी वेतन भी नहीं देते, और 4-4 महीना वेतन नहीं देते, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो मेरा तो मोहन सरकार से ये आग्रह है, निवेदन है कि ये सारे आउटसोर्स के जो बच्चे हैं या जिन्हें पहले रखा था उन्हें हटा दिया, उन्हें भी वापस बुलाएं, इनको भी करें, और इन सबको शासकीय नौकरी घोषित करके काम पर लगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कि सारी सिस्टम सुधर जाएंगे, अस्पताल हो चाहे और भी अन्य प्रकार की चीजें हो। विद्युत विभाग में वो सब आउटसोर्स के लोग लगे, वो सुनते ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और मैंने इसे बार बार विधानसभा में उठाता हूँ। अगला प्रश्न हमारा यह है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, आयुष्मान भारत योजना, उसको आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। जो चीज अच्छी है मैं उसे अच्छा ही बोलूंगा, पर इसका दुरुपयोग हुआ, इसमें मिलीभगत हुई अस्पतालों ने इसमें, और मरीजों ने और दलालों ने इसको एक धंधा बना लिया है कि आयुष्मान वालों को बुलाओ और उनका कुछ भी काट लो, कुछ भी पैसा ले लो, कितना छोटा सा भी इलाज कर दो। इस कारण से क्या हो रहा है कि इस योजना में पलीता लग रहा है। वैसे किसी गरीब के लिए 5 लाख का अगर उसके पास एक कार्ड है तो वो ये बड़ी बात है। तो योजना में खराबी नहीं है, योजना का जो हम लोग चलाने वाले हैं, उसका जो हम उपयोग करने वाले हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी की योजना की मैं तारीफ करूंगा। हमारी जनता अगला आपसे एक सवाल करना चाहती है। विधानसभा हर एक राज्य में एक चीज देखी जाती है कि जब भी सड़कों का निर्माण होता है तो सड़कें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद में खुदाई होकर पाइपलाइन क्यों डलती है?
पाइपलाइन जबकि पहले डालना चाहिए और खुदाई बाद में होना चाहिए। खुदाई मतलब रोड बना के खुदाई करना क्या जरूरी है? मतलब ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और हमारी प्लानिंग ही नहीं है। हमारी प्लानिंग सोच वाली नहीं है कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और ये प्रक्रिया जो आपने कहा है निरंतर होती रहती है, ये कभी काम बंद ही नहीं होता। अभी सड़क गली बढ़िया दिख रहा है और 4 दिन बाद उसको खोद दिया जाता है, पाइपलाइन के नाम पे खोद दिया जाता है। कहीं कहीं कुछ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारी सोच के कारण है। हमारी सोच अगर पूरी प्लान्ड वे में हो तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा कि ये जो नल जल योजना के अंतर्गत गांव गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पूरी सड़कें खोद डाली हैं। 4 साल हो गए आज। मैं बार बार कलेक्ट्रेट की बैठक में भी ये बात कहता हूं, मैंने इस चीज को विधानसभा में भी लगाया कि इस नाली को खोद दिया, नाली ना होकर वो नाला बन गया। इसके बाद वहां पे लोगों के एक्सीडेंट होना शुरू हो गए बीच गांव की सड़कों में, शहर की सड़कों में। तो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं भी आप ही जैसा सोचता रहता हूँ कि जी किस तरीके का काम हम कर रहे हैं। तो मैं इसे ठीक नहीं मानता स्थिति है। हमारी जनता अगला सवाल आपसे ये करना चाहती है कि जो किसान होता है उसकी फसलों को हम मतलब सरकार कम दामों में खरीदती है, लेकिन विदेशी कंपनियां उसी फसल को खरीद के अपनी मन मुताबिक दामों में बेचती है। तो कुछ समय पहले किसानों ने यह मुद्दा उठाया था कि हम अपनी फसलों को अपने मुताबिक दामों पे क्यों नहीं बेच सकते। तो इसमें आपका क्या राय है? क्या आप किसानों का इस बात में समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? किसान देश का अन्नदाता है। मैं और आप अगर जीवित यहाँ बैठे हैं तो ये उसके तो खून पसीने के कारण ही बैठे नहीं हम। आप बताइए कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कितना मौसम खराब है, पानी आने वाला है, बादल गरज रहे हैं, किसानों की फसलें खड़ी हैं। उसकी आत्मा से पूछिए कि अगर कुछ गलत होता है प्राकृतिक रूप से तो वो तो खत्म हो जाता है। अब उसी किसान जैसे तैसे वो कर्ज लेकर के साल भर में कैसे भी अपने बाल बच्चों को पाल के वो मेहनत करके फसल जब मंडी में ले जाता है तो वहां पर उसे उसके दाम वाजिब दाम नहीं मिलते। 3-3 4-4 दिन वो लाइन में लगा रहता है। कभी कभी तो व्यापारी उसका सामान माने माल नहीं लेते, कहते हैं कि इसमें तो 2 तरीके का है, कुछ भी कहते तो उसको वापस कर देते हैं। जहां तक सरकार की बात है, अभी उन्होंने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है, अभी तो सस्ते दाम में ले रहे हैं, आगे तो इससे भी सस्ते दाम में नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से जो भी फसल सोयाबीन वगैरह आने वाला है वो टैक्स फ्री है और हमारे यहाँ 18% का टैक्स है। तो कैसे किसान फसलें बेच पाएगा? ये सरकार जो है किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार किसानों की है ही नहीं है। अभी आपको बता रहा हूं मैं बिल्कुल वर्तमान में कि इन्होंने कहा है कि सोसाइटी का पैसा 28 मार्च तक के आदेश निकाल दी जमा कर, और 1 अप्रैल से एमएसपी पे फसल खरीदने की बात कर रहे हैं। जब फसल बिकी ही नहीं है तो किसान पैसा कहां से जमा कर देगा? तो ये इनके आदेश है। तो किसान विरोधी सरकार है। अभी आप देख रहे हैं सिलेंडर की मारामारी, डीजल पेट्रोल की मारामारी। जब हमें पता था कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और तभी भी हमारे यहाँ चीजों की कमी आएगी, तो क्या हमको सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? जब खाद की लाइनें लगती हैं तो एक बोरी खाद के लिए 3 दिन किसान खड़ा रहता है। तो यह जब हमको पहले से पता है कि हमारा खेती प्रधान देश है, प्रदेश है, तो हमें इन सब चीजों की व्यवस्था पहले से बनाना चाहिए। किसान काम करेगी, लाइन में लगे। मैं बताता हूँ आपको, भारत की आधी से ज्यादा जनता लाइन में खड़ी है। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपने एक पुलिस चेकिंग के दौरान जो ट्रैफिक चेकिंग होती है, एक पुलिस कर्मी को फटकार लगाई थी। तो ट्रैफिक नियमों से आप क्या बड़े हो गए हैं? ये नियम समान है? मैंने यही कहा था कि नियम कानून मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो नियम कानून से काम नहीं कर रहे थे। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आपने पहले भी कहा कि मैं इंजीनियर हूँ। तो नियम कानून में ही मैं रहना चाहता हूँ। कभी भी मैं किसी भी गलत व्यक्ति का न सपोर्ट करता और न अन्याय का साथ देता, चाहे वो मेरा पारिवारिक होगा। बात ये थी कि 2 मेरे पास मजदूर आए और मैं ऑफिस में था। उन्होंने कहा कि हमारी मोटरसाइकिल पकड़ ली। तो मैंने कहा भैया बात करा दो मजदूर आदमी ने। तो उन्होंने कहा कि सामने जो भी वहां पे ड्यूटी पर थे कि ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं वहीं आ रहा।
तो मैं वहां चला गया था, तो मैंने कहा भैया जी इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं, ये 30 लाख की गाड़ी दे रहे, ये 35 की 25 की, आप इन्हीं तो हाथ भी नहीं दे रहे हो, ना इन्हें रोक रहे हो। ये गरीब आदमी रोटी बांध के बुलाया था, रोटी लाता था, डेली मजदूर आता था यहाँ काम करने, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो मैंने ये कहा था कि बड़े आदमी और छोटे आदमी के साथ एक सा व्यवहार करो। मैं भी जानता हूँ नियम कानून सबके लिए होते हैं, कि वो रोटी बांध के ला रहा है उसके लिए होते हैं। तो इसलिए वो बात आई थी, वो जो घटना घटी थी उस बात में। अभी वर्तमान में एक मुद्दा सामने आया था कि आपने आपके ही पीए को भ्रष्टाचार के मामले में निकाल दिया और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन क्या ये सोच नहीं है कि आपके ही चुनाव में गलती है थोड़ी? मैं पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने उसे बुलाया ही नहीं था, कि मैंने उसका कोई चुनाव नहीं किया था कि वो मेरे पास आके पीए बन। वो मेरे पास कोई पीए नहीं है जब से मैं विधायक बना। मैं हो सकता है मध्य प्रदेश का एक ऐसा विधायक हूं जिसके पास पीए नहीं। आपको बता देता हूँ, थोड़ी मेरी कार्य प्रणाली अलग है। मैं पैसों के लेन देन के मामले में इस प्रकार की बातें पसंद नहीं करता। मैंने कई अधिकारियों से, कई कर्मचारियों से जनता के पैसे वापस कराए, ये मैं आपको और बता देता। कई बार ऐसे मौके आए हैं कि अगर ले लिए हैं और कुछ हो गया और रोते गाते मेरे पास आया, तो मैंने कहा भैया इसके पैसे वापस कर, और उनने किए भी हैं। तो बहुत सारी, अब पीए की जहां तक बात आती है उसके बारे में, वो आया था 23 तारीख को, और उसके दूसरे तीसरे दिन से ही शिकायत आने लगी थी कि ये पैसे मांगता है, पैसे मांगता है। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो मैंने, और फिर पैसे की व्यक्ति ने कहा कि मुझसे ले भी लिए हैं, तो हमने उसे बुलाया था सामने आमने, मैंने दोनों को बिठाला था। मैंने कहा था कि भाई तुमने ले लिए हैं तो वापस कर दो, मैं यहाँ पर काम नहीं करता। तो उसने कहा कि मैंने नहीं लिए। वो सामने ही कह रहा था मैंने दिए। मैं 50,000 रुपये लाया था, इनने को मैंने 30,000 दिए। तो मैंने कहा तू 50 लाया था तो 20 बता कहाँ है, तो मैंने जेब में से निकाल के बता दीजिए, 20 बचे हैं मेरे पास। तो वो बात खुल गई थी कहीं से। तो इस बात से मैंने उनको कार मुक्त कर दिया था कि भैया मुझे ऐसा ये नहीं चाहिए। कल मान लो वो ये कह दे कि मैं ही मंगवाता हूँ पैसे, तो मैं क्या करता? फिर मैं क्या करता? आप बताइए, अगर वो कह देता कि विधायक ही कहते हैं पैसे लो, तो मैं तो मारा जाता ना। बस इस डर के मारे मैंने उसे कार मुक्त कर दिया। मैंने उसके प्रति कोई न लिखा। अब तो कलेक्टर साहब ने उसे निलंबित कर दिया, तो वो मैंने निलंबित नहीं, लेकिन मैं तो वापस कर दिया। हमारी जनता अगला प्रश्न आपसे ये जानना चाहती है कि अभी वर्तमान में चुनाव जो हुए हैं, आप विधायक बने, आपने जजपाल सिंह जज्जी जो पूर्व विधायक थे चुन रहे थे, उन्हें 8,373 वोटों से हराया। लेकिन क्या आप सोच रहे थे उस समय कि मेरी इतनी भारी मतों से जीत हो पाएगी? क्या आपके मन में कोई डर भी था? मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मेरी जीत नहीं हुई, ये तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं कौन होता हूँ जीतने वाले? मेरे जीतने वाले, मेरी जेब में वोट तो भरे नहीं। और जजपाल सिंह जी की बात है तो वो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं। हम लोग जिस दिन चुनाव की गिनती हो रही थी, दोनों साथ में ही बैठे थे, साथ में ही हमने भोजन किया, साथ में ही रहे, आज भी साथ में रहते, पहले भी साथ में रहते थे। अभी एक मात वो कथा चल रही थी, तो कथावाचक जो हमारे जाजी की गद्दी पे पंडित जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे विधायक मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दोनों साथ में बैठे कथा सुन रहे हैं। तो हम तो हमेशा साथ रहते हैं, और जनता मुझे हरा सकती है, जज्जी भैया को भी हरा सकती है, किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी जिता सकती है। तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, जनता का आशीर्वाद। लेकिन आपके प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के बारे में हमने देखा है कि उन्हें परिवारवाद का समर्थन है। क्या पूरी पार्टी, कितनी बड़ी आपकी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन क्या एक ही प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है? आपकी पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, तो पार्टी को थोड़ा आगे के लिए सोचना भी चाहिए, ऐसा हमारी सोच है और जनता भी अधिकतर ऐसा ही मानती है। तो चलिए मैं थोड़ा इतिहास में चलता हूँ कि कांग्रेस में इस परिवार के अलावा कितने प्रधानमंत्री बने हैं, आपको भी पता है। केवल यही परिवार प्रधानमंत्री नहीं बनता रहा है। आप बैक में जाएंगे तो पीवी नरसिम्हा राव जी भी बने हैं, मनमोहन सिंह जी बने हैं, उसके पहले और भी कई प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के यही लोग बनते हैं। हाँ, जो व्यक्ति काम करता है, जनता की राजनीतिक सेवा करता है, वो अब उसको परिवारवाद का नाम दे दिया जाए। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, कोई पार्टी नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, 7 सांसद थे समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार को। तो ये सब तो सभी पार्टियों में है जो भाईचारा परिवारवाद। ऐसे अब क्या है कि
जबरदस्ती थोपने की बात होती है तो मैं उसे नहीं मानता। सबके घरों में, सबकी पार्टियों में से ही है। अगला प्रश्न हमारा ये है आपसे कि आप जनता अधिकतर चुनावों में वोट देती है, लेकिन उन्हें अधिकतर यही नहीं पता होता कि एक विधायक कार्य क्या करता है। तो आप एक विधायक होने के नाते हमारी जनता को बताइए कि आप कार्य क्या करते हैं। एक कोई विधायक है तो कार्य क्या करेगा और उसके नियम क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं। ये एक बहुत बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है। विधायक, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि वो जनता की सेवा के ही लिए बनते हैं, उनके सुख दुख में साथ देने के लिए बनते हैं। विकट परिस्थितियों में वो उनके पास, उनके साथ रहते हैं, और जो शासकीय योजनाएं होती हैं उनका लाभ दिलाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो, और क्षेत्र के विकास के लिए भी वो अपना सब कुछ करते हैं। अब ये अलग बात है कि कितना किस समय में हो जाए, कि सरकार के पास कितने फंड हैं, फंड है कि नहीं है। तो विधायक तो देखिए हर चीज फंड से चलती है। जब किसी व्यक्ति को आप कुछ भी बना दो लेकिन वो उसकी फाइनेंशियल पावर है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो बिना फंड के जो भी काम होते हैं वही करवाने में सक्षम होते हैं। विधायक तो है, सांसद हूँ, मैं भी वही प्रयास करता हूँ कि जनता के छोटे मोटे काम, जैसे काम मेरे लायक काम। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि कल आना। मेरे पास जो भी आता है तो मैं हाल साल उसको, चाहे फोन करना हो किसी अधिकारी जी को, चाहे मुझे चिट्ठी लिखना हो, चाहे जो भी हो, मैं तत्काल करता हूँ। और कभी किसी से नहीं कहा कि तुम कल आना, ये मेरे उसमें नहीं हो ना। मेरा कोई वो है, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं जनता का सेवादार। अशोक है कि जनता ने आपको इतनी भारी मतों से जिताया और आपने कहा कि अशोक है कि जनता की विजय है, लेकिन आप उनके लिए अभी वर्तमान स्थिति में क्या कार्य कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, युवाओं के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि वो आपको अगली बार भी मौका दें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सत्ता में नहीं हूं, मैं हूँ विपक्ष में। और जो सत्ता में भी विधायक रहे वो ही कुछ नहीं कर पाए यहाँ। अब मेरी बात आप मुझसे, ठीक है, एक जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा होती है, पर 20 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रहे, सरकार भी उन्हीं की रही, उनने कुछ नहीं कर पाया। तो मैं, मेरी बात क्या कहूं कि मैं क्या कर पाऊंगा। मांग करना, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, उन्हें विधानसभा तक ले जाना, ये मेरा काम है। और मैं ये हमेशा करता रहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं को उठाऊं, विकास के मुद्दों को उठाऊं, जनता के मुद्दों को उठाऊं, वो मैं करता रहता हूँ। अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन सिंधु चलाया जिसका कांग्रेस पार्टी ने खुलकर विरोध किया। क्या देश की सैनिकों पे ही कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं है। आप थोड़ा सा भ्रमित मत होइए आदरणीय। ऑपरेशन सिंदूर का बिल्कुल भी किसी ने, पूरी भारत देश में किसी एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। आपकी कांग्रेस पार्टी ने किया। आपकी पार्टी ने उसके सबूत मांगे हैं सरकार। नहीं नहीं, इस सिंदूर की नहीं मांगी थी, बहुत पहले हुआ था एक बार, उसका मांगा था, सिंदूर में नहीं मांगा। अभी भी सिंदूर वाले में तो ये कहा कि जब हमने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो अचानक उसे बंद क्यों कर। ये इस बात का कांग्रेस ने पूछा कि अगर ट्रंप ने ये बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, जैसा कि अखबारों में छपा, मीडिया में चला, कई लोगों ने चलाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि अब आप युद्ध विराम कर दो, जबकि हम पूर्णतः उसका बदला नहीं ले पाए जो हमें ले लेना चाहिए था, उसे बंद नहीं करना था। ये बात कांग्रेस ने कही, आज भी कहती है, पर विरोध नहीं किया था जब उसको चलाया था। राजीव गांधी के, राहुल गांधी जी ने, हमारे सभी नेताओं ने, पूरे देश के एक एक नागरिक ने कैसे विरोध कर देंगे जिन्होंने हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। तो उस ऑपरेशन को कौन विरोध कर सकता है, करी नहीं। आपकी पार्टी ने अभी एआई समिट हुई थी जिसमें विदेश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग आए हुए थे, लेकिन वहां आपकी पार्टी के लोगों ने नंगा नाच किया है। तो क्या आप इसमें देश के लोगों को जवाब दे पाएंगे। क्या आपकी पार्टी देश के लोगों को जवाब देने में अभी समर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मीडिया का अफवाह है, मीडिया बिकी हुई है, झूठे आरोप कांग्रेस के लोगों पर लगाती है। ऐसा कोई ना नंगा नाच किया ना कोई। हाँ, विपक्ष का कुछ बिंदुओं को लेकर विरोध करना विपक्ष का फर्ज है, विपक्ष जनता के लिए काम करती है। अब मीडिया सब उन्हीं की है, वो जैसा कहते हैं वैसा होता है। अभी इतने सारी चीजें आ रही हैं तो मीडिया क्या दिखा रही है, अभी क्या क्या चल रहा है आप देख लीजिए। चरित्र, पूरी चरित्रावली खोली जा रही है, कहीं किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, मीडिया नहीं कर रही है सब।
केवल ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल है जिसके कारण ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये तो उनका उछाला हुआ वो रहता है प्रोपोगंडा की, कांग्रेस वालों की बदनामी करे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपसे आखिरी और अंतिम सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके मुखिया श्री राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं या नहीं? राहुल गांधी जी जैसा लीडर, निडर लीडर, सीधा बोलने वाला लीडर भारतवर्ष में केवल एक ही है, वो है राहुल गांधी। तो मेरी बात तो क्योंकि मैं पार्टी का व्यक्ति हूं तो मैं कहूंगा तो आप तो कहोगे ही कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश में हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम मशीन के जरिए, कभी लोगों को खरीद के, कभी वोट, अभी बिहार में 10-10 हजार रुपए डाल के इस तरीके के प्रोपोगंडा करके वोट खरीदने कर लेते हैं। इस कारण से कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती। राहुल गांधी अवश्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोगों की मंशा है, देश का सोच है। आपसे हमारा एक और सवाल है कि भारत देश में एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है, आरक्षण। आरक्षण से भारत का विकास रुक रहा है हमारी दृष्टिकोण से, क्योंकि जो योग्य है उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, आरक्षण वाला योग्य नहीं है उसे नौकरी मिल जाती है। जातियों के बेस पे कब तक हम ढो पाएंगे इस देश को, क्योंकि इस पद्धति से हमारा देश आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। हमारा देश बहुत आगे बढ़ता है। आप सन 1947 की पिक्चर देखिए भारत देश की, और आज आप 2026 में, अगर यही बात होती तो हम तो पीछे चले जाते। आरक्षण के कारण अगर विकास रुकता होता तो हमको तो आदिकाल में चला जाना था फिर तो ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम करते हैं। आरक्षण केवल समानता लाने के लिए ये एक प्रावधान है कि जो लोग इससे, अब वैसे तो सामान्य वर्ग में भी 10% का आरक्षण है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। ईडब्ल्यूएस तो वहां पर भी है, सामान्य वर्ग के अंदर भी आरक्षण है। वो तो सभी जातियों में ओबीसी का आरक्षण, सामान्य वर्ग का आरक्षण, SC ST ओबीसी का आरक्षण, तो ये तो पूरा देश में ही आरक्षण फैला हुआ है। तो हम वही तो आपसे जानकारी चाहते हैं कि आरक्षण कहाँ तक सही है। मतलब आरक्षण तो देखिए क्या है कि सदियों से कुछ लोग पीछे रह गए थे, उन्हें बराबर लाने के लिए, उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान उनके बरकरार करने के लिए, और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, समाज में बराबरी का उनका माना हिस्सा हो जाए, साथ में चलने लगे, ये उद्देश्य आरक्षण का है। अभी भी हमारे देश के लोग समानता पर नहीं आए हैं, अभी भी बहुत बड़ी असमानता है। अब उसमें क्या क्या आरक्षण में क्या लागू होना चाहिए, क्या लागू नहीं होना चाहिए, ये एक सोचने की बात है। तो उसमें मैंने जो आपसे कहा, आरक्षण भी जरूरी है और देश आगे बढ़ रहा है, इसे हम नहीं कह सकते कि आरक्षण के कारण देश पिछड़ रहा है। चुनावों में श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली बहना योजना, तो क्या वो फैक्टर हो सकता है कि बीजेपी दोबारा किसे इसमें आई, सत्ता में आई? पिछली बार लाडली बहनाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इस अशोकनगर विधानसभा में 58,000 लाडली बहनें हैं। मैं लाडली बहनों का विरोध नहीं करता, पर उन्होंने कहा था कि वो 3,000 रुपए देंगी, जिनने आज तक नहीं दिए, उनके वोट ले लिए, सरकार बना ली। इसके अलावा अब क्या हो रहा है कि लाडली बहनों के नाम काटे जा रहे हैं। लगभग 10 लाख नाम इन्होंने मध्य प्रदेश में कम कर दिए, और लाडली बहनों को देना चाहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गरीब महिलाएं हैं, उन्हें भी पैसे की जरूरत है, तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, पर वो 3,000 रुपए तो देना जो उन्होंने कहा। अभी 1,500 रुपए किए, जबकि बोले तो 3,000 का थे। तो ये उन्होंने धोखाधड़ी लाडली बहनों के साथ की है, उसे वो लागू कर दें। अभी बहुत सारे मेरे पास से लोग आ रहे हैं कि उनकी वृद्धावस्था की पेंशन बंद कर दी है, दिव्यांगों की पेंशन बंद कर दी है, बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं। तो सरकार को अपनी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और लोगों उन्होंने घोषणा किए या जो नियम लागू किए थे उसका पालन होना चाहिए। हमें कोई लाडली वंचित करना है, बढ़िया खूब दे और आगे दे और ज्यादा दे। हरिबाबू राय जी, अशोकनगर विधायक, आपने जनता के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने जनता से अपना रुचि साझा की। मैं भी आपके इस पॉडकास्ट जनता की आवाज का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि आपने जो जैसे व्यक्ति को ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप के सामने रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेस्ट।